जंतुओं के परिवहन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घटक रक्त के बारे में चर्चा करते हैं। रक्त तो सामान्य रूप से कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ हम देख रहे हैं रक्त की बनावट। ये रक्त की एक बूंद है। यहाँ हम रक्त की बनावट को देख रहे हैं। और रक्त क्या है? रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा एवं क्षारीय द्रव्य है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। इस वजह से हम रक्त को तरल संयोजी ऊतक की परिभाषा की बात करें तो हम देखते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रक्त जो है एक तरल ऊतक के रूप में शरीर के रुधिर वाहिनियों एवं हृदय में प्रवाहित होता है। इसके अलावा रक्त के बारे में कुछ और चीजों को हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि इसके क्षारीय होने को दर्शाता है। इसका गुण क्षारीय होता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अर्थात हमारा जो शरीर का भार होगा उसका 7% हमारे शरीर में रक्त होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे शरीर में औसतन प्रति 1 किलोग्राम शरीर भार में 85 मिलीलीटर रक्त पाया जाता है। अर्थात अगर हम भार की बात करें तो प्रति 1 केजी पे 85 मिलीलीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। देखते हैं कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है, अर्थात रक्त के घटक कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि रक्त के 2 मुख्य घटक है। पहला घटक है प्लाज्मा और दूसरा घटक है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं पुनः 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो हो गया लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम आरबीसी कहते हैं। उसके बाद है श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है पट्टिकाणु जिसे हम बिंबाणु भी कहते हैं, प्लेटलेट्स अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है। रक्त में प्लाज्मा जो है वो 55% पाया जाता है, जबकि रक्त कोशिकाएं जो है वो 45% तक होती हैं। रक्त के इन घटकों को अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है। प्लाज्मा में 90% जल एवं शेष 10% भाग में प्रोटीन, लवण तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो प्लाज्मा का कार्य है शरीर में बने अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाता है। ये प्लाज्मा का काम है। हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्सर्जी अंगों तक ले जाता है, जहाँ से वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य प्लाज्मा करता है। अब हम रक्त के दूसरे घटक अर्थात रक्त कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहली हो गई लाल रक्त कोशिकाएं, उसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसके बाद पट्टिकाणु। इन्हें हम रक्त कणिकाएं भी कहते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा में बहते रहती हैं। अगर कोई कोशिका किसी तरल पदार्थ में बहे तो उसे हम कणिका कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाओं को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है लाल रक्त। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली हीमोग्लोबिन युक्त कोशिकाओं को हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य जो है लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी करती हैं। इसके बारे में कुछ और तथ्यों को हम जानेंगे। आरबीसी
केवल रीढ़धारी प्राणियों में ही पाया जाता है। रीढ़धारी अर्थात वैसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मनुष्य, मेंढक, बंदर, कुत्ता, मछली इत्यादि। यहाँ हमने देखा कि आरबीसी केवल रीढ़धारी प्राणियों में ही पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं होता, अर्थात आरबीसी की जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, मतलब ये दोनों ओर से चिपटी होती है। इसके बाद देखते हैं कि आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है एवं प्लीहा में नष्ट होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है और ये स्प्लीन अर्थात प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है और प्लीहा में ये नष्ट होता है और इस दौरान ये 120 दिन का जीवन काल व्यतीत करता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी को ही माना जाता है। अगर हम खोज की बात करें तो आरबीसी की खोज एंटोनी लुवेनहॉक ने की थी। और अगर हम बात करें कि आरबीसी का हमारे शरीर में क्या काम है, तो हम देख रहे हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसके अलावा आरबीसी पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। हमने देखा कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है और हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करती है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों का भी परिवहन करती है। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इन कोशिकाओं का रंग जो है वो लाल होता है। देखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है हमारे रक्त में जो कि हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने वाली रक्त कोशिका को हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उसको नष्ट करने वाली कोशिका जो है वो श्वेत रक्त कोशिका कहलाती है। श्वेत रक्त कोशिका के बारे में कुछ और चीज़ों को हम जानते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले कि श्वेत रक्त कोशिका अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है। इनका आकार अनियमित होता है। WBC की कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं अर्थात इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। एक बार हमने देखा कि आरबीसी की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिस वजह से वो लाल होती हैं, वहीं WBC की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि WBC का जीवन काल 14 से 20 दिनों का होता है। WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और ये 14 से 20 दिनों का जीवन यापन करती है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य WBC की कोशिकाएं करती है। एक और महत्वपूर्ण तत्व हम जानते हैं, अगर हम तुलना करें आरबीसी एवं WBC का तो हम देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी एवं WBC का अनुपात 600:1 होता है। रक्त में पाए जाने वाली तीसरी प्रकार की कोशिका पट्टिकाणु के बारे में चर्चा करेंगे। पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स। जब हमारा शरीर कट जाता है तो हमारा शरीर से जो रक्त बहता है हमारे शरीर से, तो उस रक्त को थक्का जमाने का कार्य जो है पट्टिकाणु ही करता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम देखेंगे कि पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स स्तनधारी जीवों के रक्त में पाए जाने वाली गोलाकार कोशिकाओं को हम पट्टिकाणु कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पट्टिकाणु जो है वो सिर्फ स्तनधारी जीवों में ही पाया जाता है, अर्थात ये सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। इसके कुछ तथ्यों को हम जानते हैं तो हम देख रहे हैं कि पट्टिकाणु में केंद्रक नहीं होता है। पट्टिकाणु की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, ये केवल स्तनधारी जीवों के रक्त में ही पाया जाता है, अर्थात ये सिर्फ मैमल्स के ब्लड में ही पाया जाता है।
पट्टिकाणु का जीवन काल 8 से 12 दिनों का होता है। अगर हम कार्य की बात करें तो हम देखते हैं कि पट्टिकाणु का क्या कार्य है। इसका कार्य है शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग का कार्य जो है वो पट्टिकाणु करता है। इस प्रकार हमने आज जाना कि रक्त क्या है और रक्त के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं।